Hello class 11. As we were studying our first chapter, that is basic concepts of chemistry, and today we will study the expression of concentrations. ठीक है, जो हमें पढ़ना है कि कौन सा सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है या आपको कौन सा सॉल्यूशन प्रेफर करना है, आपको उस बेसिस पे कॉन्सेंट्रेशंस को डिफाइन करना है. ठीक है, जस्ट सपोज कि जैसे आप किसी जूस सेंटर गए, ठीक है, तो जूस सेंटर में तो ज़रूरी तो नहीं कि सारे एक टाइप के जूस हों. उनके पास रहता है ना कि स्मॉल ग्लास, मीडियम ग्लास, लार्ज ग्लास, तो तीनों की क्वांटिटी क्या है, अलग अलग है, तीनों का प्राइस टैग क्या रहेगा, अलग रहेगा. तो वैसे ही जब आप कभी केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करने जाओगे तो आपको वहाँ पे ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा सॉल्यूशन का, आपको कौन सा कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन चाहिए. जैसे हम लोग बोलते हैं डाइल्यूट H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो इन दोनों में डिफरेंस है. तो आप देखते हो कि आपको इस रिएक्शन के हिसाब से डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए कि कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए कि कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं ना. तो आपको उस बेसिस पे आज आपको पढ़ना है, वो है आपका टॉपिक एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. तो पहला जो टॉपिक है आपका, सॉरी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. अब एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन पढ़ने से पहले एक चीज हम पढ़ लेते हैं, सॉल्यूशन. सॉल्यूशन, ठीक है. सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. जैसे आपने सॉल्ट को वाटर में मिला दिया, तो यहां पे सॉल्ट आपका हो गया सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपका हो गया वाटर. ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि जो मैक्सिमम क्वांटिटी में रहता है वो हमेशा सॉल्वेंट कहलाता है. जो मैक्सिमम क्वांटिटी में रहता है वो हमेशा सॉल्वेंट कहलाता है. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो सॉल्यूट को जनरली हम लोग जो शो करते हैं वो हम शो करते हैं W1 में, यानी ग्राम या ml, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं. एंड इसका जो हम मास डिनोट करते हैं वो हम डिनोट करते हैं W2. ठीक है, वो आप डिपेंड करते हैं कि ग्राम में है कि आपका ml में है. डेट डिपेंड्स ऑन दी. अब इस बेसिस पे आपको क्या करना है, आपको टोटल इस टॉपिक में टोटल 6 टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस आपको पढ़ने हैं जिसमें हम किसी भी सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बात उठी, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हमने सॉल्ट उठा लिया और उसको पानी में मिला दिया. ठीक है, जो एक्सेस में वो आपका सॉल्वेंट कहलाएगा. तो पहला जो है आपका वो है परसेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन. परसेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन. तो पहला जो एक्सप्रेशन है हमारा, परसेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन. इसकी डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम, 100 मास है ना, तो मास का केजी, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. ठीक, यानी इसका जो तरीका है एक्सप्रेस करने का वो है सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100. तो सॉल्यूट का मास कितना है, W1, और सॉल्यूशन का कितना है, W1 प्लस W2 इंटू 100. क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट कितना है W1 एंड सॉल्वेंट कितना है W2 इंटू 100. तो ये क्या कहलाएगा आपका परसेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कि कितना आपका सॉल्यूट कितना है एज कंपेयर टू दी सॉल्यूशन. किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है वो आपको परसेंटेज के बेसिस पे ऐसे रिप्रेजेंट करना है. ठीक, दूसरी चीज, एक चीज याद रखिएगा इसमें, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, ये दोनों यूनिट क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगे. तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपका वो यूनिट लेस होता है. वो क्या होता है, यूनिट लेस होता है. दूसरी केस, मास कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, तो ये क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है. टेम्परेचर इंडिपेंडेंट.
ठीक। सेकेंड एक्सप्रेशन जो है हमारा वो है परसेंट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, परसेंट बाई मास ऑफ सॉल्वेंट। बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है वो आपको परसेंटेज में आपको शो करना है, ठीक है। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी किस में होगा, ग्राम में होगा, लेकिन यहाँ पे वो वाली डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो आप, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, या और जैसे सॉल्यूशन वाले में क्या था, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जब कभी भी आपको सॉल्यूशन की क्वांटिटी नहीं दी जा रही है या सॉल्वेंट की क्वांटिटी नहीं लिखी जा रही है तो आप उसको 100 ग्राम एज्यूम कर सकते हो। क्लियर। सो सॉल्यूट कितना है W1 एंड सॉल्वेंट कितना हो जाता है W2, ये भी ग्राम में ये भी ग्राम में, दोनों कैंसिल, यानी ये वाला जो कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है वो भी यूनिट लेस होता है। एंड मास है तो मास कभी भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, इट मीन इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सो होप ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। थर्ड एक्सप्रेशन जो है हमारा वो है परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। इसका डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ क्या आ जा रहा है, वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, तो लीटर या तो ml, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें जब इसको रिप्रेजेंट करोगे वॉल्यूम को तो V1 और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करोगे तो क्या हो जाएगा V2, ठीक। तो इसका जो फॉर्मूला है V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100, परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है, ठीक। यानी इसमें आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मैं उसको लिख देता हूँ, सॉरी मैंने वो लिखना भूल गया, यानी सॉल्यूट in ml and solution in ml, यानी V1 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक। ये भी ml में ये भी ml में, दोनों कैंसिल, यानी ये वाला टर्म क्या हो जाता है यूनिट लेस, लेकिन वॉल्यूम जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो ये क्या हो जाता है, ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। लास्ट इसमें जो फोर्थ हमारा है वो मास बाई वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट। मास बाई वॉल्यूम परसेंट, मास बाई वॉल्यूम परसेंट का जैसे मोस्ट सिंपल एग्जांपल सॉल्ट प्लस वाटर हो गया। सॉल्ट हमेशा किस में लेंगे आप, ग्राम में लेंगे, वाटर किस में लेंगे, ml में लेंगे, तो ये वाला एक्सप्रेशन आपका इसके लिए है। अब जैसे वॉल्यूम परसेंटेज वाला जो था, परसेंट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी जब आप दो सॉल्यूशंस को मिला रहे हो, दो लिक्विड सॉल्यूशंस को मिला रहे हो, तेल मिला लिया, पानी मिला दिया, केरोसिन मिला दिया एंड किसी और पेट्रोल को मिला दिया, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, वॉल्यूम बाई परसेंट सॉल्यूशन। फिर इसके बाद जो हमारा पहला था परसेंट बाई मास सॉल्यूशन, यानी रेती शक्कर को मिला दिया या रेती सॉल्ट को मिला दिया, ऐसे जब आप सॉलिड को मिला रहे हो, ठीक है। तो इस केस में क्या बोल रहा है, मास बाई परसेंट, यानी जो सॉल्यूट होगा आपका वो किस में होगा, ग्राम में या केजी में, और जो सॉल्यूशन होगा वो किस में होगा, ml में होगा, यानी ये ग्राम में। यानी इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको V1 ना लिख के आप क्या लिखोगे, W1 अपॉन V1 प्लस V2, ठीक। यानी इसका वॉल्यूम हमें निकालना रहेगा कि कितना वॉल्यूम है, केजी एंड ml का रिलेशन लेकर के वो हमको करना रहेगा। अब ये हो गया ग्राम में, ये हो गया ml में, यानी ये वाली क्वांटिटी जो होती है ये यूनिट लेस नहीं होती है, ये यूनिट लेस नहीं होती है, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर ml, एंड वॉल्यूम आ रहा है तो वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो ये थे आपके 4 टाइप्स के
परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन वाला। अब इसी से रिलेटेड हम दो न्यूमेरिकल्स पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम बाकी के आगे एक्सप्रेशन स्टडी करेंगे। ओके, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्वस यूरिया सॉल्यूशन इज 20% बाय मास। क्वेश्चन, aqueous urea solution is 20% by mass of solution, mass of solution, ठीक। Calculate the percent by mass of solvent. Calculate the percent of mass by solvent। आपको ये निकालना है, यानी जो हमने पहले के दो एक्सप्रेशंस पढ़े ना, वो इसी से पूरा रिलेटेड है। सॉल्यूशन कैसे करना है देखते हैं। एक्वस यूरिया सॉल्यूशन इज 20% मास ऑफ सॉल्यूशन। मैंने कहा था अगर आपको सॉल्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं दिया जा रहा है तो आप सॉल्यूशन को क्या कंसिडर कर सकते हो, 100, तो 100 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे लेट द सॉल्यूशन बी 100 ग्राम, लेट द सॉल्यूशन बी 100 ग्राम। अब उसमें क्या बोल रहा है कि 20% क्या है, यूरिया है, यानी सॉल्यूशन का 20% क्या हो गया, यूरिया हो गया, यानी सॉल्यूट W1 इज इक्वल टू 20% ऑफ 100 ग्राम, यानी कितना हो गया 20 ग्राम। तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, तो अच्छा सॉल्यूशन क्या होता है W1 प्लस W2, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा 100 माइनस W1 यानी 80 ग्राम, 100 माइनस 20 80। अब हमसे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ मास बाय सॉल्वेंट। तो परसेंट mass by solvent is equal to mass of solute upon mass of solvent into 100। 0 0 कैंसिल, 2 4 4 25, यानी कितना हो जाएगा 25% आंसर, ठीक है। यानी इसमें पहले के दोनों रिलेशन इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें एक और एग्जांपल हम करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 ग्राम ऑफ मिथेनॉल, 1 ग्राम मिथेनॉल जिसकी डेंसिटी है 0.75 ग्राम पर ml। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। इज मिक्सड विथ 1 ग्राम वाटर, इज मिक्सड विथ 1 ग्राम वाटर जिसकी डेंसिटी है 1.00 ग्राम पर ml। फाइंड वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ मिथेनॉल। फाइंड वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ मिथेनॉल। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करना है सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे बात चल रही है वॉल्यूम की और हमको ये दिया गया है मास में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को फाइंड करेंगे। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले V1 निकालूंगा, क्योंकि V1 क्या कहता था मैंने, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। तो V1 यानी मिथेनॉल का जो आ रहा है, वॉल्यूम ऑफ मिथेनॉल कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना है 1 ग्राम, डेंसिटी कितनी है 0.75, यानी ये जो आता है ये आता है आपका 1.33 ml, 1.33 ml। कैसे, ये है आपका ग्राम में, ये है आपका ग्राम पर ml में,
तो ग्राम ग्राम कैंसिल, पर ml ऊपर आकर के क्या बन जाता है ml। उसी प्रकार V2 यानी वॉल्यूम ऑफ वाटर, 1 ग्राम इसका दिया हुआ है और डेंसिटी भी इसका 1 ग्राम पर ml है। ग्राम ग्राम कैंसिल, तो ये आ गया 1 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1.33 प्लस 1 यानी 2.33 ml। हमसे क्या पूछा है, फाइंड द परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ मिथेनॉल, यानी परसेंट इज इक्वल टू V1 अपॉन V1 प्लस V2 इंटू 100। तो V1 कितना है 1.33, V1 प्लस V2 कितना है 2.33 इंटू 100। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है 57.08%। ठीक, तो ये जो आपने थर्ड वाला पॉइंट पढ़ा था ये उससे रिलेटेड होगा। ठीक है, तो होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन का जो एक्सप्रेशन टर्म है, ये दोनों जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं एंड ये आपको नेक्स्ट ईयर भी पढ़ना है। तो जो हमारा फिफ्थ टॉपिक है वो है मोलैरिटी। फिफ्थ टॉपिक जो हमारा है वो है मोलैरिटी। ओके क्लास, तो वेट, जस्ट वेट प्लीज। सो क्लास, मोलैरिटी, मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन है वो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पे ये वॉल्यूम आ रहा है, लीटर किसकी यूनिट होती है वॉल्यूम की, और जहाँ वॉल्यूम होगा यानी वहाँ पे टेम्परेचर क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, यानी मोलैरिटी जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, यानी टेम्परेचर के बदलने से मोलैरिटी भी बदलती है। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन से डिवाइड कर देंगे और सॉल्यूशन आपका लीटर में होना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ बारी आती है, अभी तक तो हम मास ऑफ सॉल्यूट पढ़ रहे थे या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पढ़ रहे थे, पर यहाँ तो मोल्स आ गया। तो मोल्स का मतलब क्या होता है, मोल्स जो मैंने आपको बताया था कि 1 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं या कितने आइटम्स होते हैं, वो एवोगैड्रो ने बताया था। बट आपको अगर मोल्स कैलकुलेट करना हो सॉल्यूट का, तो जस्ट सपोज कि आपको मैंने 16 ग्राम मिथेन दिया है। क्या दिया है, 16 ग्राम मिथेन दिया है। तो ये क्या हो जाता है, ये W1 यानी गिवन मास, W1 क्या हो जाता है, गिवन मास कि हमको कितना दिया गया है। अब मिथेन का जो फॉर्मूला है वो होता है CH4। तो अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखूं, आप लोग को मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 अगर निकालने की कोशिश करूं, तो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता है 12, यानी एटॉमिक मास इसका होता है 12। हाइड्रोजन का होता है 1, तो 4 हाइड्रोजन है, यानी 4 × 1 यानी कितना हो जाएगा 16, यानी 16 क्या हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास M1। ठीक, तो मोल्स क्या हो जाता है, मोल्स होता है गिवन मास यानी W1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास यानी M1। तो वो इसमें कितना हो जाएगा 16/16 यानी 1 मोल। ये कितना हो जाता है 1 मोल। अब अगर इसी फॉर्मूले को मैं इसमें उठा के रखूं, तो कैपिटल M इज इक्वल टू W1/M1 इंटू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो ठीक है, एज इट इज रहने देना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वॉल्यूम लीटर में है। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में दे दिया जाए तो आप यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। क्यों, तो वो भी बता देता हूँ। अगर मिलीलीटर में फॉर्मूला दिया जा रहा है कि अगर मान लो मैंने कह दिया 100 मिलीलीटर पानी दिया हूँ मैंने आपको,
बोलो उसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करोगे, 100 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है, तो यानी 0.1 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1000 से अगर डिवाइड कराऊंगा तो 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये है आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको हम जो बोलते हैं वो मोलर बोलते हैं, हम मोलर में बोलते हैं, बट अगर आपको और में पढ़ना है तो वो कहलाता है मोल पर लीटर, क्योंकि ये क्या है, इसकी यूनिट होती है मोल, मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल, MOL, मोल यानी 1 मोल, ठीक। और वॉल्यूम की लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, तो वॉल्यूम हमेशा होता है लीटर में लोगे, तो मोलैरिटी की 2 यूनिट है, या तो मोलर बोलो या तो मोल पर लीटर बोलो। तो ये है मोलैरिटी का डेफिनेशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और ये उसका फॉर्मूला है। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा एंड इसको बहुत अच्छे से आप लोग रिमेंबर रखिएगा। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो न्यूमेरिकल कुछ ऐसे है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C6H12O6 यानी ग्लूकोज, क्वेश्चन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C6H12O6 यानी इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, इस इन नॉर्मल ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली 90 mg, इन नॉर्मल ब्लड इज अप्रोक्सीमेटली 90 mg per 100 ml per 100 ml. What is the molarity of glucose solution in blood? What is the molarity of glucose solution in blood? चलिए आपको क्या क्या दिया गया, सबसे पहले वो देखते हैं सॉल्यूशन। ग्लूकोज का मास दिया गया 90 mg प्रेजेंट है, यानी आपको W1 दे दिया, कितना 90 mg, तो हमें इसको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, यानी 90 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। मिलीग्राम है तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज निकालना होगा, मॉलिक्यूलर मास यानी M1 ऑफ C6H12O6 यानी 6 इंटू 12, कार्बन के लिए कार्बन का एटॉमिक मास 12 तो 6 है तो 6, हाइड्रोजन के लिए 12 इंटू 1 एंड ऑक्सीजन का होता है 16 तो 16 इंटू 6 यानी 72 प्लस 18 प्लस 96, ठीक। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आएगा, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, ये हो गया आपका, ये 96 आ रहा है वेट, अच्छा सॉरी ये 12 है, आई एम सॉरी, तो ये होता है 180 ग्राम, ठीक। एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया गया है वो ml में, वॉल्यूम आपको दिया गया 100 ml, तो मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला लगाओगे, W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml में दिया गया है, तो W1 कितना लोगे 90 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 अपॉन ये दिया गया है 180 हो जाता है, ठीक। और वॉल्यूम जो है वो है आपका 100, ठीक। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 10⁻³ और 1000 ये कट जाएगा, 1 0 को काट दिया, 9 2 जा, ठीक। तो ये हो जाता है 1/200, यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.005 m, 0.001 एंड ये होना चाहिए आपका 0.005 m, ठीक है। तो ये है आपका फाइनल आंसर, ये मोलैरिटी कैलकुलेट करने का तरीका। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मोलैलिटी, यानी मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। सिक्स्थ जो हमारा टॉपिक है वो है मोलैलिटी।
इसकी डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट यानी पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब ये चीज़ याद रखिएगा, मोलैरिटी में सॉल्यूशन आ रहा था वो भी लीटर में, लेकिन इसमें मोलैरिटी आ रहा है सॉल्वेंट, मतलब मोलैरिटी में सॉल्वेंट आ रहा है वो भी केजी में, और मास जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो मोलैरिटी क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। मोलैरिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से, यानी इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने, मोल्स ऑफ सॉल्यूट और अपॉन सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, W1/m1, और सॉल्वेंट किस में लिखते हैं हमेशा, W2 में। कोई भी सॉल्यूशन होगा जो W1 सॉल्वेंट होगा, सॉल्यूट होगा, तो सॉल्वेंट क्या होगा, W2, वो भी केजी में होना चाहिए। अगर ग्राम में दे दिया जाए तो ये क्या लिखूंगा, W1/m1 × 1000/W2 इन ग्राम, ठीक। तो ये है आपका मोलैरिटी। अब जो हमारा एक और इम्पॉर्टेंट है इसमें, ये है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, इनके बीच में एक रिलेशन क्या है वो हमको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसका एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, सॉरी। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है मोल पर केजी, और मोलल, इसको हम बोलते हैं मोलल, क्या बोलते हैं, मोलल। तो बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चंस कहता आता है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, ठीक है। तो डेफिनेशन पहले लिख दो, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और इसका क्या लिख दोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये चीज़ याद रखना। फिल इन द ब्लैंक से पूछा जाता है कि मोलैरिटी और मोलैरिटी में टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन है, तो मोलैरिटी है। मोलैरिटी जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये मास का है, और मास जो है टेम्परेचर पर कभी भी डिपेंड नहीं करता है। थर्ड पॉइंट, आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो, यूनिट्स लिख सकते हो, सिंपल, आपके 4 पॉइंट्स हो गए। अब जो इनका रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप कुछ उस तरह है, स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय मोलैरिटी अपॉन 1000 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी माइनस मोलैरिटी इंटू m1, मोलैरिटी इंटू m1। ये कैपिटल M क्या है, मोलैरिटी, स्मॉल m क्या है, मोलैरिटी, d क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, d इज डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, और m1 जो है, जो हम लोग ये वाला m1 लिखे हैं ना, स्मॉल m1 वाला, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो ये है हमारा टॉपिक मोलैरिटी, ठीक है। इसके भी न्यूमेरिकल जो है मोलैरिटी की तरह सेम है, तो वो मैं भी नहीं बता रहा हूँ, आप लोग एक बार ट्राई करिएगा। इन द केस आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टोकियोमेट्रिक एंड लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, स्टोकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट, स्टोकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर मैं मान लीजिए कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूँ, जैसे H2 + O2, इट गिव्स यू 2 टाइम्स ऑफ H2O। बैलेंस करने के लिए मेरे को यहाँ 2 लगाना पड़ता है, ठीक है। ये 2 क्या है, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, ये है आपका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये क्या है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो स्टोकियोमेट्री क्या करता है कि जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहा है तो अमाउंट ऑफ मास
चाहे वो रिएक्टेंट का हो चाहे प्रोडक्ट का हो, वो डिफाइन कराता है। अब वो डिपेंड करता है कि मोल्स में बता रहा है कि वॉल्यूम में बता रहा है कि मॉलिक्यूल्स में बता रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है, स्टोइकियोमेट्री डील्स विद द कैलकुलेशन ऑफ मासेस। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि इसका मास बताते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ मोल्स, मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द बेनेस केमिकल रिएक्शन। जैसे ये मेरा क्या था, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो रिएक्टेंट में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 2 रिएक्ट्स एंड गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये बनता है। ठीक है, अब लेकिन इसके कई सारे टर्म्स हैं, उस टर्म्स में एक बार पढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा टर्म्स है इन टर्म्स ऑफ मोल्स। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोल्स। in terms of moles, in terms of molecules, in terms of grams, and in terms of molar volume at STP, molar volume at STP, standard temperature and pressure। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर जो होता है वो 298 केल्विन होता है, प्रेशर जो होता है वो 1 atm होता है, एंड जो वॉल्यूम होता है ना वो होता है 22.4 लीटर। ठीक है, अब अगर हम मोल्स के बारे में पढ़ें तो यहाँ पे 2 मोल हाइड्रोजन का 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और आपको 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल दे रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे जो मैंने आपको पहले एक्सप्रेशन बताया ना कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वो बिल्कुल गलत है, ये चीज़ याद रखिएगा। सही ये बोलते हैं कि 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपको क्या दे रहा है, 2 मोल्स ऑफ वाटर दे रहा है। ठीक, ये पहला एक्सप्रेशन। दूसरा मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल्स के बारे में मैंने आपसे कहा था कि अगर 1 मोल है तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.022 × 10⁻23 जो कि एवोगैड्रो नंबर होता है। वंस अगेन 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 × 10⁻23 जिसको हम एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर, एंड यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर जो कि होता है 6.022 × 10⁻23। ठीक, अब ग्राम्स की बात करें तो हाइड्रोजन का कितना मास हो जाएगा, 1 और 1। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो जाएगा, और लेकिन 2 मॉलिक्यूल्स है तो यानी 4 ग्राम। ऑक्सीजन कितना है, 2, तो यानी 32 ग्राम हो जाएगा। तो वाटर कितना बनेगा, 36 ग्राम, है ना, क्योंकि वाटर का अगर मैं मॉलिकुलर मास निकालूं तो इसका 16, ऑक्सीजन अकेले का, तो 2 ऑक्सीजन का 16, 32, 32, तो 16 + 2 18 × 2 36, और देखिए एग्जैक्ट वही बन रहा है। ठीक, अब वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो यहाँ पे अगर 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा, 44.8 लीटर। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 22.4, क्योंकि एक ही ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है तो बनेगा कितना, 44.8 लीटर। ये दोनों का प्लस नहीं होगा। 1 मोलर का अगर बात करें, 1 मोल में तो इतना होता है 22.4, ये 2 मोल्स है तो 2 टाइम्स हो गया, ये भी 2 मोल्स है तो 2 टाइम्स हो गया। ठीक, एक और एक्सप्रेशन हम पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन जैसे मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा लिया तो आपको दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2, है ना, बैलेंस्ड हो जाएगा। अब देखते हैं मोल्स में। चलिए, तो ये हो जाएगा मोल्स में 1, ये 2, ये 1, ये 2। मॉलिक्यूल्स में देखो तो ये सिर्फ एवोगैड्रो नंबर, ये 2 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर, ये एवोगैड्रो नंबर, और ये 2 टाइम्स ऑफ एवोगैड्रो नंबर। ग्राम्स में देखें तो उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, 16, इसका कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन का टोटल 32, 2 मॉलिक्यूल्स है तो 64, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44, एंड वाटर का हो जाएगा 36। तो ये और ये देखिए सेम आ रहा है। अब वॉल्यूम
में बात करें तो ये 22.4 लीटर, तो ये 44.8 हो जाएगा क्योंकि 2 टाइम्स है। उसी प्रकार ये भी 22.4 हो जाएगा और ये 44.8। तो स्टोइकियोमेट्री क्या बताता है? ये मास बताता है हर एलिमेंट का या हर कंपाउंड का, जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे वो रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो। अब वो या तो मोल्स के फॉर्म में बता सकता है या मॉलिक्यूल्स या ग्राम्स या मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी के केस में। अब लिमिटिंग रिएजेंट क्या है कि जस्ट सपोज कि जब कभी भी आप कोई रिएक्शन कर रहे हो तो वो रिएक्शन एक समय के बाद क्या हो जाता है? रुक जाता है। जरूरी तो नहीं कि रिएक्शन अगर चल रहा है तो चलता रहेगा। तो अब अगर रिएक्शन रुक रहा है तो कुछ तो वजह होगी ना रुकने की। तो उस दौरान क्या होता है कि अगर जस्ट सपोज कि आपको मैंने चाय बनाने के लिए 1 लीटर दूध दे दिया और 5 लीटर पानी दे दिया, 2 लीटर पानी दे दिया। आप यदि जब चाय बना रहे हो तो आप क्या करोगे? पहले आधा लीटर पानी लोगे और फिर दूध मिला दोगे उसमें पूरा 1 लीटर के, ताकि चाय अच्छे से बन जाए। अगर मैंने आपको दूध 3 लीटर दिया होता और पानी उतना ही दिया होता 2 लीटर, तो भी आप क्या करते? 1 लीटर पानी लेते और 3 लीटर फिर उसमें दूध मिला देते। यानी यहाँ पे पानी आपके पास पर्याप्त है। कमी किस चीज़ की है? दूध की है, कि दूध खत्म होता जा रहा है। अगर दूध ज़्यादा होगा तो पानी भी ज़्यादा यूज़ होगा, दूध कम है तो पानी भी कम यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे दूध की वजह से क्या हो रहा है? आपकी चाय आगे नहीं बढ़ पा रही है ना। तो यहाँ पे दूध क्या हो गया? हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया कि दूध के ख़त्म हो जाने की वजह से हमारी चाय नहीं बन पा रही है। और ज़्यादा किस चीज़ की होती है? दूध की होती है। तो लिमिटिंग रिएजेंट की जो डेफिनेशन होती है वो डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि द रिएक्टेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, ठीक है, द रिएक्टेंट यानी मिल्क हमारे पास क्या है? लेसर अमाउंट में है, एंड गेट कंज्यूम आफ्टर सम टाइम। अब दूध को तो हम यूज़ करते जा रहे हैं, वो खत्म हो गया, पानी तो रखा हुआ है ना, आपको 3 लीटर पानी दिया मैंने, आप पूरा उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। लिमिट्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी वहाँ पे चाय भी कम बन रही है, ठीक, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब एक बार मैं डेफिनेशन पढ़ता हूँ। द रिएक्टेंट विच इज प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट एंड गेट कंज्यूम्ड आफ्टर सम टाइम लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू एमोनिया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया, यानी इसका 1 मोल, इसका 3 मोल और ये आपको 2 मोल दे रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे मैं 1 मोल नाइट्रोजन दे रहा हूँ तो मुझे 2 मोल एमोनिया मिल रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ समझिएगा। ये 1 मोल है तो ये 2 मोल है। अब अगर मैं 3 मोल नाइट्रोजन लूँ तो मुझे 6 मोल मिलेगा एमोनिया। चलो ये पक्का मिल जाएगा, इतना तो मैं भी श्योर हूँ भाई। 1 मोल है तो 2 मोल मिल रहा है, 3 है तो 6 मोल मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं 3 मोल हाइड्रोजन ले रहा हूँ तो मुझे 2 मोल एमोनिया मिल रहा है। यहाँ पे तो मैंने 3 मोल लिया हुआ है, 3 मोल ले रहा हूँ तब जाके 2 मोल मेरे को मिल रहा है। यानी अगर ये दोनों 3 मोल में ले लेता तो भी मेरे को 2 ही मोल मिलता, ठीक है, क्योंकि केवल 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के लिए 1 मोल नाइट्रोजन की ज़रूरत है। यानी नाइट्रोजन क्या है? एक्सेस में है, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन रिमेनिंग रह जाएगा, एक्सेस कितना है नाइट्रोजन? एक्सेस नाइट्रोजन इज इक्वल टू 3 - 1, यानी 2 मोल जो नाइट्रोजन है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा रिएक्शन में, वो एज इट इज़ रह जाएगा। यानी यहाँ हाइड्रोजन की वजह से मेरा रिएक्शन क्या है? रुक जा रहा है। तो इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको बोलूँगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसको मैं क्या बोलूँगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना है, ठीक, क्योंकि 1 मोल नाइट्रोजन 2 मोल देगा, 3 मोल होगा तो 6 मोल होगा, यानी जितना मैं इसकी क्वांटिटी बढ़ाऊंगा ये देता जाएगा। अब अगर एक समय के बाद मैंने इसको बराबर कर दिया, 3 दे दिया, तो यहाँ पे 3 मोल हाइड्रोजन तो 2 ही दे रहा है ना। अब दोनों को अगर रिएक्शन करा दो तो 3 मोल हाइड्रोजन क्या करेगा? 1 मोल के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अब हाइड्रोजन खत्म, बचा क्या? नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन अकेले किसके साथ रिएक्ट करेगा? किसी के साथ नहीं। तो इसको हम क्या बोल लेते हैं? लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इसमें हाइड्रोजन क्या हो गया मेरा? लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, ठीक है। क्लास आज थोड़ी सी लॉन्ग चल रही है। एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
इसमें बेसिकली न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसीलिए आपको ये पढ़ाना ज़्यादा जरूरी है। एम्पेरिकल फार्मूला का मतलब होता है कि कोई भी केमिकल फार्मूला आपका दिया हो और उसका सिंपलेस्ट आपको फार्मूला लिखना है। क्या लिखना है? सिंपलेस्ट लिखना है। जैसे कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6, ठीक। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ CH2O, यानी ये सिंपल में है। 2 से मैंने क्या कर दिया, 6 से डिवाइड करा दिया, तो 6 डिवाइडेड बाई 6 1, 12 2 और 6 1। तो ये क्या कहलाता है? मेरा एम्पेरिकल फार्मूला। यानी कोई भी ऐसे फॉर्मूले दिए हों, जैसे कि जस्ट सपोज मेरे पास दिया है C4H8, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? CH2, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। यानी जहाँ इसका आपको एक होल नंबर रेशियो मिल रहा हो, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता था CH2O6, है ना। ये 6 तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या कहलाता है? मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म वाला एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसकी डेफिनेशन है द फॉर्मूला दैट रिप्रेजेंट द सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए मॉलिक्यूल। तो एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। The formula that represents the simplest ratio of atoms, belonging to different elements in a molecule, तो ये है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। अच्छा, अब जैसे C6H12O6 लिखा हुआ था, इसको मैंने लिख दिया CH2O और यहाँ 6 लगा दिया, ठीक है। ये कहलाता है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो प्रॉपर है और जो सिंपलेस्ट में है। सिंपल फार्मूला दैट रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पेरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द फार्मूला दैट रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, यानी आपको यहाँ से ये सिंपलेस्ट हटा देना है, रेशियो भी ऑफ हटा देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूले के बीच में जो रिलेशन है वो ऐसा है ना। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है एम्पेरिकल फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एम्पेरिकल फार्मूला, और बाहर जो 6 है उसको हम n से लिखते हैं। तो n निकालने का जो फार्मूला रहता है वो रहता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला वेट, ये आपका फॉर्मूला। यानी ये मॉलिक्यूलर फार्मूले का वेट तो आप लिख ही दोगे यहाँ पे, और एम्पेरिकल फार्मूले का वेट ये। तो यानी जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो जो n की वैल्यू आएगी वो यहाँ पे रहेगा। अब वो 6 हो, 7 हो, 2 हो, 3 हो, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए बस एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और फिर आपका आज का क्लास एंड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझिएगा उसको। क्वेश्चन दिया गया है कि एन एम्पेरिकल फार्मूला 60 ग्राम सैंपल ऑफ ड्राई क्लीनिंग फ्लूइड, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला 60 ग्राम, यानी आपको एम्पेरिकल फार्मूला मास दिया हुआ है। एम्पेरिकल फार्मूला मास जो आपको वो दिया गया है वो है 60 ग्राम, ठीक है। ऑफ ड्राई क्लीनिंग फ्लूइड वॉज एनालाइज्ड एंड फाउंड टू कंटेन 10.80 कार्बन। अब इसमें क्या क्या मिला? वो मिला है 10.80 ग्राम कार्बन, 1.36 ग्राम हाइड्रोजन एंड 47.84 ग्राम क्लोरीन। तो आपसे कह रहा है डिराइव मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ इट्स 1 ग्राम कंटेन्स, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला डिराइव करना है यदि इसके 1 ग्राम में 7.49 × 10⁻³ -3 मोल्स हैं।
ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो ट्रिक यूज़ करनी है वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आप एलिमेंट्स यहाँ लिख दीजिए, ठीक। फिर जो है इसका आपको जो मास दिया गया है, मास, फिर इसका आपको परसेंटेज निकालना है, वो मैं बता दूंगा आपको कैसे निकालना है, परसेंट, फिर मोल्स, एंड फिर आपको रेशियो निकालना है। अगर रेशियो है तो होल नंबर फिर यहाँ लिखना है, होल नंबर, ठीक। तो एलिमेंट आपको कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड क्लोरीन है। यानी एक बात चीज़ है कि यही तीनों से मिल करके मेरा फॉर्मूला बनेगा। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, CxHyClZ। अब मेरे को नहीं पता ना कि क्लोरीन 1 है कि 2 है, हाइड्रोजन 2 है कि 3 है कि 4 है, या क्लोरीन 1 है कि 3 है कि 4 है। तो मैं यहाँ पे CxHyClZ लिख दूँगा। आपको इसका कितना मास दिया गया है, 10.80, इसका है 1.36 एंड 47.84, यानी ये टोटल हो जाता है 60 ग्राम। कितना हो जाता है, 60 ग्राम, क्योंकि आपको दिया भी गया 60 ग्राम। तो इसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 10.80 डिवाइडेड बाई 60, जो कि आता है आपका 18% डिवाइड करने पे, ठीक। फिर 1.36 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, यानी जो कि आएगा 2.27%। और इसका आ जाता है 47.84 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100, जो कि आता है 79.93, यानी ये कुल मिला करके 100% आना चाहिए, ठीक। फिर जो है आपको मोल्स निकालना है। तो मोल्स का मतलब हो जाएगा कि गिवन परसेंटेज डिवाइडेड बाय परसेंटेज को आपको डिवाइड करना है। मोल्स कैसे निकालोगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, यानी 18 डिवाइडेड बाय 12, यानी ये आता है आपका 1.5, 2.27 डिवाइडेड बाय 1, 2.27, एंड 79.93 डिवाइडेड बाय क्लोरीन का मॉलिक्यूलर मास होता है, एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 35.5, क्लोरीन का होता है 35.5, यानी आता है 2.25। अब रेशियो निकालने के लिए इन तीनों मोल्स में से जो सबसे छोटी है सबको डिवाइड करा दो, ठीक है। वंस अगेन एलिमेंट्स लिखा, मास जो आपको दिया गया है, परसेंट आपने निकाल लिया। परसेंट कैसे निकाला, गिवन ये टोटल मास, इसको टोटल मास से डिवाइड करा दिए। फिर मोल्स निकालने के लिए इन परसेंट को एटॉमिक मास से डिवाइड करा दिया। अब रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे, इन तीनों रेशियो मोल्स में से जो सबसे छोटी यूनिट है यानी 1.5 को 1.5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1। फिर 2.27 को 1.5 से डिवाइड कराओ तो आता है 1.5, एंड 2.25 को 1.5 से डिवाइड कराओगे तो भी 1.5 आएगा। यानी इन सबको इस छोटी यूनिट से डिवाइड कराना। अगर मान लो ये 1 होता तो मैं सबको 1 से डिवाइड कराता, ठीक है। तो ये रेशियो जो है देखो डेसिमल में आ रहा है। अब एलिमेंट्स तो कभी डेसिमल में नहीं रहेगा ना कि हाइड्रोजन 1.5 है, नहीं ना। तो होल नंबर में करने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दिए, यानी 2 3 3, ठीक। तो मेरा जो एम्पेरिकल फॉर्मूला आया, एम्पेरिकल फॉर्मूला वो कितना आ जाएगा, कार्बन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 3, क्लोरीन कितना है 3। ये जो रेशियो होल नंबर निकाले ना, ये इसका कोफिशिएंट बन गया C2H3Cl3। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे तो निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना होगा, क्योंकि मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास तो दिया गया है। तो इसको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास, अच्छा यहाँ पे मुझे दिया गया है कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 7.49 इंटू 10⁻³ मोल के बराबर है। तो 1 मोल कितने के बराबर हो जाएगा, 1/7.49 इंटू 10⁻³ ग्राम। यानी इसको इससे इसको इससे डिवाइड करा दिया। ये कहना चाहता है कि 1 ग्राम में इतना मोल है, तो 1 मोल में कितना ग्राम हो जाएगा मुझे वो बताना है। तो जब मैं इसको डिवाइड कराता हूँ तो ये आता है आपका 133.5, 133.5, ठीक है। 133.5 ग्राम आता है मेरा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। अब जो नेक्स्ट आपको निकालना है
वो निकालना है एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, क्योंकि वो तो एम्पेरिकल मास दिया हुआ था ना, एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट हमें निकालना है। सो एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, वो आपको निकालना है इस कोफिशिएंट्स के थ्रू, यानी 2 कार्बन है तो एक कार्बन का 12 होता है, यानी 2 × 12 प्लस एक हाइड्रोजन का 1 तो 3 × 1, और क्लोरीन का मैंने 35.5 बताया तो 35.5 × 2, यानी 24 + 3 + 71, ठीक है 71, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी ये 3 है, सॉरी ये 3 है, तो ये आ जाता है आपका 5, 1 कैरी 6, 1 कैरी 106.5, यानी 133.5 आता है, ठीक है। तो n का क्या मतलब, n जो मुझे निकालना था, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला का n टाइप्स, ठीक है। तो n जो निकालूंगा वो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला वेट, यानी 133.5, क्योंकि ये भी वही है, और 133.5 ये भी वही है, इसको कर दूंगा तो ये 1 आ जाएगा, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आएगा वो भी यही आएगा। क्यों? क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूले का 1, ये यहाँ पे अगर मैं इसको लिख करके 1 कर दूंगा तो इसका 1 तो वही आ जाएगा ना, यानी C2H3Cl, ठीक है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए इस आज के टॉपिक में। मोलैरिटी, मोलैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ये वाला टॉपिक भी यानी एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं जो आपको अच्छे से ट्राई करना है। एंड आज आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हमारा चैप्टर 2 यानी एटम्स स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप उस वीडियो को प्रॉपर वॉच करिएगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, share my video with your friends as much as possible, and like my video. Thank you.